हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे लॉक्सली हॉल पोएम की। ये पोएम अल्फ्रेड टेनिसन की है जो उन्होंने 1835 में लिखी थी और पब्लिश हुई थी ये पोएम 1842 में इन कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इट नरेट्स द इमोशंस ऑफ ए रिजेक्टेड सूटर अपॉन कमिंग टू हिज चाइल्डहुड होम। तो ये जो पोएम है वो एक ऐसे सूटर के बारे में है जो अपने घर आया हुआ है और उसे रिजेक्शन मिला हुआ है। एन अपेरेंटली फिक्शनल लॉक्सली हॉल। तो उसका जो घर था वो लॉक्सली हॉल में था और ये फिक्शनल है, लेकिन टेनिसन वाकई में एक लॉक्सली हॉल में जाया करते थे। तो टेनिसन एक गेस्ट थे अरुंडल फैमिली के, और ये जो अरुंडल फैमिली थी उसका जो घर था उसका नाम था लॉक्सली हॉल। तो टेनिसन उस घर में आया करते थे। ये जो घर था स्टैफोर्डशायर में था और टेनिसन ने बहुत सारी अपनी राइटिंग उस लॉक्सली हॉल में ही की थी। तो उन्होंने उस लॉक्सली हॉल के ही नाम को यूज़ किया है इस पोएम में। दिस पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय सर विलियम जोन्स प्रोज ट्रांसलेशन ऑफ द अरेबिक मुलाकात। तो ये जो पोएम है वो सर विलियम जोन्स के ट्रांसलेशन से इंस्पायर है। सर विलियम जोन्स ने ट्रांसलेशन किया था एक अरेबिक ट्रेटाइज का जिसका नाम था मुलाकात, और उसी से ये पोएम इंस्पायर्ड है। लॉक्सली हॉल इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और जो स्पीकर है वो इसे नरेट कर रहा है और इसमें 97 राइमिंग कपलेट्स है। द पोएम ओपन्स विद द अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट आस्किंग हिज फ्रेंड्स टू कंटिन्यू अहेड एंड लीव हिम अलोन टू म्यूज अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो ये जो पोएम है उसमें जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि तुम लोग आगे जाओ और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में मैं सोच सकूं, म्यूज़ कर सकूं। ही रिवील्स दैट द प्लेस ही हैज़ स्टॉप्ड एट इज़ कॉल्ड लॉक्सली हॉल। और वो नरेटर बताता है कि वो जगह जहाँ पर वो रुका है उसे लॉक्सली हॉल कहते हैं। एंड ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर, और उसने अपना बचपन वहीं बिताया था। द रेस्ट ऑफ द पोएम, though written as rhymed metered verse, follows the stream of consciousness of its protagonist as an interior monologue। तो बाकी की जो पोएम है वो मीटर्ड वर्स में ही लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया है नरेटर ने। और इंटीरियर मोनोलॉग यानी अपने मन में वो जो भी सोच रहा था वो इस पोएम में बताया गया है। इन हिज मोनोलॉग द प्रोटैगनिस्ट बिगिंस विथ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड स्वीट हार्ट एमी, बट दोज मेमोरीज क्विकली लीड टू अ बर्स्ट ऑफ एंगर। तो वो जो मोनोलॉग वो जो बोल रहा है उसमें वो याद करता है अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को जिसका नाम होता है एमी, लेकिन कुछ ही देर में वो जो मेमोरीज़ है वो मेमोरीज़ एंगर में, गुस्से में बदल जाती हैं। दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज अफेक्शंस अबैंडन्ड हिम, इसलिए क्योंकि एमी ने उसे छोड़ दिया था। ड्यू टू हर पेरेंट्स डिसअप्रूवल, इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उनके अफेयर को डिसअप्रूव किया था और एमी से कहा था कि तुम नरेटर को छोड़ दो। ही प्रोसीड्स टू ऑफर अ बाइटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ हर हस्बैंड हु सप्लांटेड हिम इन हर अफेक्शंस इंटरस्पर्स्ड विद पर्सनल रिफ्लेक्शन। तो आगे जो नरेटर है वो एमी के हस्बैंड की बुराई करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, और वो बताता है कि भले ही एमी अपने हस्बैंड को पसंद करती है लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है। दिस क्रिटिसिज्म इज़ ओनली रियली इंटरप्टेड व्हेन ही रिफ्लेक्ट्स दैट शी विल इवेंचुअली हैव अ चाइल्ड। और उसके बाद वो क्रिटिसाइज़ करने के बाद फिर नरेटर कहता है कि कुछ दिनों बाद एमी को एक बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, एंड विल बी मोर कंसर्न विथ हर चाइल्ड दैन अबाउट द प्रोटैगनिस्ट। और एमी जो है उसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ हो जाएगा और वो अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचने लगेगी, प्रोटैगनिस्ट के बारे में या उसके हस्बैंड के बारे में नहीं। द प्रोटैगनिस्ट प्रॉम्प्टली कंटिन्यूज हिज एंग्री टायरेड। तो नरेटर अभी भी गुस्से में सब कुछ बोलते जाता है जो भी कुछ उसके मन में आता है। दिस टाइम डायरेक्टेड एट द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, और फिर वो जो गुस्सा है वो मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप पर निकालता है। वो कहता है कि पहले एमी को उसके हस्बैंड ने नरेटर से छीन लिया, यानी कि एमी पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पर कंसंट्रेट कर रही थी। फिर जब बच्चा हो जाएगा तो बच्चे पर कंसंट्रेट करेगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की बारी कभी नहीं आएगी। जो नरेटर है उसको एमी हमेशा के लिए भूल जाएगी।
The protagonist seeks escape from his depression by thinking he might immerse himself in some sort of work that would distract him, but finds this impossible. तो प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस डिप्रेशन से निकलने का यही तरीका है कि अगर वो अपने आप को किसी काम में व्यस्त करे, बिजी करे, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, लेकिन ये चीज़ उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो जाती है। और वो कहता है, व्हाट इज़ दैट विच आई शुड टर्न टू लाइटिंग अपॉन डेज लाइक दिस, कि ऐसी कौन सी चीज़ है मैं जिसकी तरफ अपना कंसंट्रेशन करूं, ताकि मैं इस डिप्रेशन से निकल सकूं और इस तरह के दिन से बाहर आ सकूं। रिविजिटिंग लॉक्सली हॉल, तो वो लॉक्सली हॉल जब जाता है तो देखिए उसके मन में क्या विचार आते हैं। द स्पीकर इज़ एन अननेम्ड सोल्जर, तो वो एक सोल्जर है जिसका नाम हमें नहीं पता, हु स्टैंड्स ऑन ए बीच इन द अर्ली मॉर्निंग, और वो सुबह सुबह उस बीच पर खड़ा है। द स्पीकर्स comrades are present at the outset, but he asks them to give him some time alone with his thoughts while he looks out into the distance at Locksley Hall, where he spent most of his childhood. तो स्पीकर के साथ, उस सोल्जर के साथ बाकी के सोल्जर्स भी हैं, लेकिन वो कहता है बाकी के सोल्जर्स को कि तुम लोग आगे जाओ और मुझे थोड़ा टाइम दो, ताकि मैं यहाँ जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनको फिर से रिविज़िट कर सकूँ। तो वो दूर जो लॉक्सली हॉल घर है उसको देखता है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था, और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। द स्पीकर फॉन्डली रिकॉल्स प्लेजेंट मेमोरीज फ्रॉम हिज यूथ एज ही वॉक्स अलॉन्ग द बीच, और फिर स्पीकर को मेमोरीज आने लगती हैं कि कैसे वो अपनी जवानी उसने बिताई, और वो बीच पर चलने लगता है। ही रिमेंबर्स द मेनी डेज स्पेंड वॉन्डरिंग एंड द काउंटलेस नाइट्स ही स्टारगेज्ड एट द कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन, तो वो उन दिनों को याद करता है जब वो वहाँ घूमा करता था, और वो सारी रातें जब वो तारों को देखा करता था। तारों के ग्रुप्स को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को, ओरियन को, वो निहारा करता था, देखा करता था। एज अ यूथ ही हार्बर्ड अ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड टुक प्लेजर इन द प्रेजेंट, बट ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ द वंडर्स ऑफ द फ्यूचर वुड होल्ड। तो जब वो जवान था तो उसके अंदर एक बचपना था, और उसे मज़ा आता था अपने प्रेजेंट के बारे में सोचकर, और वो अपने फ्यूचर के लिए भी एक्साइटेड रहा करता था। रिमेंबरिंग एमी, फिर सडनली उसको एमी की याद आती है। द स्पीकर्स थॉट्स टर्न टू हिज कज़िन एमी हु वॉज हिज चाइल्डहुड लव, तो स्पीकर के जो ख्याल हैं वो उसके कज़िन एमी की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी जो एमी है उसकी कज़िन भी होती है, और ऑफ कोर्स उसकी लव इंटरेस्ट भी होती है। ही रिमेंबर्स हाउ एमीज पेल स्किन हैड टर्न्ड अ रोजी रेड आफ्टर ही प्रोफेस्ड हिज लव फॉर हर ड्यूरिंग देयर यूथ, तो उसे याद आता है कि किस तरीके से जब उसने एमी को सबसे पहली बार बताया था कि वो उसे पसंद करता है, तब एमी की जो स्किन है वो लाल हो गई थी, उसका जो चेहरा है वो लाल पड़ गया था शर्म की वजह से। ही रिकॉल्स आस्किंग एमी टू स्पीक ट्रूथफुली अबाउट हर ओन फीलिंग्स, और वो फिर एमी को पूछता है कि तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सच सच बताओ। इन रिस्पॉन्स एमी एडमिटेड दैट शी हैड लव्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट हिड हर फीलिंग्स इन द फियर दैट समथिंग में गो रॉन्ग, तो एमी कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद किया है, प्यार किया है, लेकिन मैंने हमेशा से ये फीलिंग्स छुपाए, इसलिए क्योंकि मुझे ये डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। द स्पीकर देन थिंक्स बैक ऑन द हैप्पी टाइम्स दैट ही एंड एमी हैड स्पेंट फॉलोइंग देयर declarations एज दे वॉक द moorland इन द मॉर्निंग एंड वॉच द शिप्स गो बाय ड्यूरिंग द इवनिंग। उसके बाद फिर जो स्पीकर है वो उन अच्छे टाइम्स को याद करता है जो उसने और एमी ने साथ में बिताए थे, किस तरीके से वो लोग घास में चला करते थे सुबह, और शाम को समुद्र में जहाज़ों को जाते हुए देखा करते थे। द फॉन्डनेस विथ विच द स्पीकर रिकाउंट्स हिज मेमोरीज ऑफ एमी कम्स टू एन अब्रप्ट हॉल्ट एज ही बिटरली थिंक्स अबाउट हाउ एमी इज़ नो लॉन्गर हिज, फिर अचानक से उसे ये बात याद आती है कि अब एमी उसकी नहीं है। ही कॉल्स हर फॉल्स एंड शैलो हार्टेड, और इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है, और वो एमी को झूठी और शैलो हार्टेड, यानी जिसका दिल दिलदार ना हो, शैलो हो, ऐसा वो उसे बोलता है। फॉर मैरिंग अ मैन विथ मनी बिकॉज हर फादर डिमांडेड इट, इसलिए क्योंकि एमी ने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली थी जिसके पास खूब पैसा था, क्योंकि एमी के पापा ने ऐसा कहा था। द स्पीकर बिलीव्स एमीज हस्बैंड इज़ अनवर्दी ऑफ हर एंड कॉल्स हिम अ क्लाउन हु विल ओनली ड्रैग हर डाउन, तो जो स्पीकर है वो एमी के हस्बैंड को के लिए कहता है कि एमी का हस्बैंड ज़रा भी डिज़र्व नहीं करता है एमी को, और बेसिकली वो जस्ट एक जोकर है जिसकी वजह से एमी की पोजीशन भी नीचे आ जाएगी। हिज थॉट्स टर्न एंग्रीली टू द सोशल नॉर्म्स
दैट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम मैरिंग एमी। तो उसके ख्याल फिर उन सोशल नॉर्म्स यानी समाज पर जाते हैं जिसकी वजह से वो एमी से शादी नहीं कर पाया था, शायद इसीलिए क्योंकि तब उसके पास उतने पैसे नहीं थे या करियर भी नहीं था। ही इज़ बिटर एंड रिसेंटफुल दैट एमीज फादर फोर्स्ड हर टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए केयरिंग वाइफ टू अ मैन हु विल नेवर लव हर एज मच एज द स्पीकर डिड। तो उसे गुस्सा आता है एमी के फादर के ऊपर, क्योंकि एमी के फादर की वजह से ही वो एमी से शादी नहीं कर पाया था और एमी को एक कैरिंग वाइफ बनना पड़ा, वो भी एक ऐसी आदमी की वाइफ बनना पड़ा जो कि उसे कभी स्पीकर के जितना लव नहीं करेगा। द स्पीकर देन क्वेश्चंस द नेचर ऑफ कंफर्ट एंड वंडर्स इफ ही कैन स्टिल लव एमी एज शी वंस वॉज इन हर यूथ। उसके बाद फिर स्पीकर क्वेश्चन करता है कि क्या अभी भी वो एमी को वैसा ही प्यार कर पाएगा जैसा वो अपनी जवानी में किया करता था। He dejectedly decides that he cannot love her in memory and claims that Amy never loved him at all since love is meant to last for eternity। तो वो कहता है कि अब शायद वो एमी से वैसा प्यार नहीं कर पाएगा अपनी मेमोरीज़ में, और शायद एमी भी उससे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए होता है। He simmers with jealousy as he imagines the child she and her husband will have। तो उसको फिर बाद में जलन भी होती है ये सोचकर कि कैसे उसका और उसके हस्बैंड का एक दिन बच्चा होगा। To the speaker, the child will be yet another person who will take Amy's attention away from him। तो स्पीकर के लिए एमी का बच्चा एक और ऐसा इंसान होगा जो एमी को उससे छीन लेगा। He finally decides that he should not care about Amy or her happiness because he will drown in his own sorrow, and he admits that he would have been content to die in battle। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो एमी के बारे में या उसकी खुशी के बारे में अब नहीं सोचेगा, नहीं केयर करेगा, नहीं तो उसे और भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इससे तो अच्छा होता कि वो किसी बैटल फील्ड में मर जाता, लड़ाई करते हुए मर जाता। ही डिसाइड्स दैट ही मस्ट एक्ट टू रिड हिमसेल्फ ऑफ एंगर एंड टर्न्स हिज थॉट्स टू द फ्यूचर। तो वो डिसाइड करता है कि किसी भी तरीके से वो अपने ये जो गुस्से की फीलिंग्स है उनको हटाएगा अपने मन से और फ्यूचर के बारे में सोचेगा, कॉन्टेम्पलेटिंग द फ्यूचर। और फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। द स्पीकर पॉन्डर्स व्हाट द फ्यूचर विल लुक लाइक एंड प्रिडिक्ट्स अ वर्ल्ड दैट पोजेसेस द टेक्नोलॉजी नीडेड टू मेक एयरक्राफ्ट्स। तो स्पीकर फिर सोचने लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा और क्या फ्यूचर में दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स बन पाएंगे। He believes that future nations will become obsessed with money and commodities, and he anticipates that these nations will wage war with one another। तो वो ये बिलीव करता है कि आगे के जितने भी देश होंगे वो सारे पैसे के लिए एकदम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और ये जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करेंगे। However, he decides in a brief moment of optimism that humanity's common sense will prevail and all will find peace। लेकिन फिर वो उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि लोगों के अंदर कॉमन सेंस हमेशा बचा रहेगा और फाइनली सभी को शांति मिल जाएगी। द स्पीकर देन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम हिज पीसफुल विजन एंड टर्न्स टू थॉट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। उसके बाद वो शांति से हटकर साइंस के बारे में सोचने लगता है कि साइंस कैसे प्रोग्रेस करेगी। ही जक्सटापोजेज इमेजेस ऑफ ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी टू इमेजेस ऑफ ए प्रिमिटिव सोसाइटी ड्राइवन बाय नेचर। और वो कहता है कि पहले तो लोग नेचर में रहा करते थे और प्रिमिटिव थे, लेकिन अब बाद में लोग फ्यूचर में लोग प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे। द स्पीकर्स कॉमरेड्स ब्रीफली इंटरप्ट हिज इनर मोनोलॉग। और तभी फिर से स्पीकर के जो साथी होते हैं बाकी के सोल्जर्स वो आते हैं और उसको इंटरप्ट करते हैं एंड प्रॉम्प्ट हिम टू डिसेंड इनटू एन एंग्री रैंट अबाउट जेंडर। और इस वजह से वो फिर से नाराज़ हो जाता है और जेंडर, मेल फीमेल के बारे में बात करने लगता है। ही आर्ग्यूज दैट वीकनेस इज ओनली टू बी फाउंड इन वुमेन whom he declares आर द लेसर जेंडर। और फिर वो कहता है कि कमज़ोरी जो है वो सिर्फ औरतों में होती है और इसीलिए औरतें जो है वो लेसर जेंडर हैं, यानी कि आदमियों से औरतों का कद छोटा है। फॉलोइंग दिस ब्रीफ डिक्लेरेशन द स्पीकर्स थॉट्स जम्प टू द ओरिएंट वेयर ही वॉज बोर्न। उसके बाद फिर जो स्पीकर है उसे ये याद आता है कि वो ओरिएंट में पैदा हुआ था। ओरिएंट यानी कि एशियन कंट्रीज़, इंडिया वगैरह, यहाँ के जो कंट्रीज़ होती हैं उनको ओरिएंट कहते हैं। तो वो ओरिएंट में पैदा हुआ था। ही रिकॉल्स लिविंग एज अ ट्रैम्पल्ड ऑर्फन विथ हिज सेल्फिश अंकल बट ही स्टिल refers to the Orient as paradise with beautiful night skies।
तो उसे याद आता है कि कैसे वो अपने सेल्फिश अंकल के साथ रहा करता था और वो बस एक ऑर्फान था बेसिकली। उसके मम्मी पापा मर चुके थे, वो अनाथ था, लेकिन फिर भी ओरिएंट उसे बहुत पसंद था क्योंकि यहाँ की जो रात का जो आसमान था वो बहुत ही सुंदर होता है और बेसिकली उसे ओरिएंट एक पैराडाइज स्वर्ग की तरह लगता है। एंड फ्रूट ट्रीज अलॉन्ग विद एन एब्सेंस ऑफ ट्रेडर्स एंड यूरोपियन फ्लैग्स। और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, नेचर है और यहाँ पे कहीं पे भी यूरोप के झंडे वगैरह नहीं है। ही ड्रीम्स ऑफ टेकिंग अ सेवेज वूमन हु विल बेयर हिज चिल्ड्रन। और फिर वो ऐसा सोचता है कि वो किसी सेवेज वूमेन यानी जो सिविलाइज नहीं है, जो इतनी समाज में रहने वाली औरत नहीं है, भले ही वो जंगलों में रहती हो, सेवेज हो, लेकिन वो उससे शादी कर लेगा ताकि सेवेज वूमेन से उसे बच्चे पैदा हों। ही इमेजिन्स दैट टुगेदर दे विल लीड अ लाइफ रूल्ड बाय बेस प्लेजर्स फार अवे फ्रॉम द साइंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो वो कहता है कि कम से कम ऐसी औरत से शादी करने के बाद वो इस बुरे समाज से बच जाएगा और समाज में जो बुराइयां फैली हैं, पैसे की वजह से लोगों की शादियां नहीं हो पाती या कोई ऊंचे लेवल का है, ऊंचे तबके का है, कोई लोअर लेवल का है तो उनके बीच शादी नहीं हो पाती, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और वो इन चीज़ों से बच जाएगा। द स्पीकर देन लीव्स दिस फैंटेसी बिहाइंड एंड डिसाइड्स दैट इट इज़ बेटर फॉर सोसाइटी टू प्रोग्रेस एंड चेंज। फिर वो कहता है कि समाज के लिए यही अच्छा होगा कि समाज प्रोग्रेस करे, ये सब बुराइयों से बाहर आए और बदल जाए। और फिर वो लॉक्सली हॉल को बाय कर देता है। द स्पीकर्स थॉट्स रिटर्न टू द प्रेजेंट। ही बिड्स फेयरवेल टू लॉक्सली हॉल। वो लॉक्सली हॉल को बाय कर देता है विद द होप दैट वन डे अ थंडर बोल्ट विल स्ट्राइक इट डाउन। और वो ऐसी आशा करता है कि एक दिन बिजली गिरेगी उस लॉक्सली हॉल पे और वो लॉक्सली हॉल वहीं पर टूट जाएगा। तो यहीं पे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एंड फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।